हम आरव पुस्तक में आज चैप्टर नंबर 2 रीड करेंगे, जिसका शीर्षक है आलोक धनबा। सबसे पहले हम कवि के बारे में जान लेते हैं। आलोक धनबा का जन्म सन 1948 ईस्वी में बिहार में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, रूनों की बेटियां से प्रसिद्धि इनको प्राप्त हुई। दुनिया रोज बनती है, यह इनका एकमात्र संग्रह है। प्रस्तुत पुस्तक में आलोक धनबा की कविता पतंग उनका एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित किया गया है। पतंग की बहाने इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए इसमें सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आकाश में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं जिन्हें बाल मन छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की कैसी दुनिया में ले जाती है, जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोनों से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद व खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों के बाद शरद यानी शरद ऋतु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए इस कविता का भावार्थ समझते हैं। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। भादो, सबसे तेज जो बारिश होती है वह भादो के महीने में होती है। इसके बाद है शरद। शरद ऋतु जब आती है वह शीत ऋतु का प्रारंभिक महीना होता है। और उसके बाद है किलकारी, जो बच्चे खुशी में झूम उठते, कूक उठते हैं, वह बच्चों की किलकारी कहलाती है, जिसमें वो चिल्लाते खुशी के मारे। और नाजुक यानी होता है कोमल या नरम। सबसे तेज बौछारें गई, इसमें कवि आलोक धनबा कहते हैं कि सबसे तेज जो बारिश होती है वह भी समाप्त हो गई, भादो गया, यानी भादो का महीना भी समाप्त हो गया। भादो के महीने में सबसे तेज बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है, धारासार बारिश होती है, क्योंकि रुकने का नाम ही नहीं लेती। इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी हुआ और सवेरा हुआ, यानी जब इतनी तेज बारिश समाप्त हो गई, भादो का महीना चला गया, उसके बाद जो सवेरा हुआ वह कैसा था? शरद ऋतु का सवेरा, यानी जैसे ही भादो का महीना समाप्त हुआ शरद ऋतु प्रारंभ हो गई। यानी जो सवेरा हुआ शरद ऋतु का वह बहुत ही साफ, स्वच्छ, निर्मल और उज्जवल था, मानो अंधेरे के बाद सुबह हुई हो, यानी सवेरा हुआ हो। अंधेरा मतलब क्योंकि भादो के महीने में जब बारिश होती है तेज, तो दिन में भी अंधेरा छाया रहता है। किसके कारण? बादलों के कारण। इसलिए इसमें बताया गया है कि जो शरद ऋतु की सुबह आई वो बहुत ही उज्जवल, साफ सुथरी और निर्मल थी। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, इसमें बताया गया है कि जो शरद ऋतु का सवेरा था, जो सुबह थी,
वह खरगोश की आंखों के समान लाल थी, यानी एकदम बिल्कुल चमक वाली। जब सूर्य उदय हुआ तो वह एकदम लाल रंग का था, यानी उसने अपनी लालिमा को चारों तरफ फैला दिया। यहाँ कवि ने शरद ऋतु की जो सुबह है उसकी उपमा खरगोश की आंखों से दी है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद ऋतु का जो उज्जवल मास है वह उत्साह, उमंग और चमक से भरपूर होकर चारों तरफ छा गया। और शरद आया पुलों को पार करते हुए अर्थात जो शरद है वह अनेक पुलों को पार करते हुए आधमका हो, आ गया हो। अनेक पुलों को मतलब जैसे कि अनेक ऋतुएं होती है, ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु, शीत ऋतु, इन सबको पार करते हुए शरद ऋतु आ गई है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। अब यहाँ पर शरद ऋतु का मानकीकरण किया गया है। शरद ऋतु को एक उत्साही बालक के रूप में दिखाया गया है। शरद रूपी बालक अपनी नई चमकीली साइकिल को बहुत तेज तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, और जोर जोर से वह घंटी बजा रहा है। क्यों बजा रहा है? क्योंकि वह पतंग उड़ाने के लिए दूसरे बालकों को भी बुलाना चाहता है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। इसमें शरद ऋतु में उत्साही बालक अपनी जो चमकीली साइकिल है उसको बहुत तेज तेज चलाते हुए, और जिसकी आंखों में खुशी है, हर्ष है, उसकी चमक उसकी आंखों में दिखाई दे रही है, ऐसे चमकीले इशारों से वह पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को, झुंड को अपने चमकीले इशारों से, संकेतों से बुला रहा है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। ऐसा लगता है मानो शरद रूपी बालक ने इस संपूर्ण आकाश को साफ, स्वच्छ और मुलायम बना दिया है। क्यों बना दिया है? कि पतंग ऊपर उड़ सके, ताकि जो पतंग है वह आकाश में उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। यहाँ पर कवि के कहने का भाव यह है कि शरद ऋतु में चारों ओर उत्साह है, उमंग है, धूप की चमक है, मीठा मीठा शोर है, खेलने के इशारे हैं और पतंगबाजी का माहौल है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। मानो ऐसा लगता है शरद रूपी बालक ने आकाश को साफ, स्वच्छ और मुलायम बना दिया हो, ताकि आकाश में पतंग उड़ सके। कैसी पतंग उड़ सके? दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। यानी इस दुनिया में जो सबसे हल्की होती है और जो सबसे रंगीन होती है, कलरफुल होती है, और उसमें जो प्रयोग में कागज लिया जाता है वह भी सबसे हल्का होता है। यहाँ कवि ने सबसे हल्की, रंगीन और सबसे पतला कागज क्यों बोला है? क्योंकि कवि पाठक का ध्यान पतंग की ओर आकर्षित करना चाहता है। पाठक का पूरा ध्यान वह पतंग की ओर आकर्षित करना चाहता है। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। जो पतंग में जो सबसे पतली लकड़ी प्रयोग में ली जाती है उसे हम कमानी कहते हैं। तो अब बांस की कमानी जो सबसे पतली होती है वह उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जब संसार की सबसे हल्की, सबसे रंगीन और सबसे पतले कागज से बनी और सबसे पतली कमानी से बनी पतंग आकाश में उड़ती है, तो उन पतंगों को उड़ते हुए देखकर
बच्चे उत्साह और उमंग से भर उठते हैं और जोर जोर से सीटियां बजाने लगते हैं, किलकारियां मारने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। उस समय आकाश में जो रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही होती है वह ऐसी लगती है मानो तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, यानी पतंगों से भरा हुआ आकाश ऐसा लगता है मानो रंग बिरंगी तितलियों की सृष्टि, रंग बिरंगी तितलियों की चलती फिरती कोमल सृष्टि हो। अर्थात आकाश में रंग बिरंगी पतंगे इस तरह का आभास देती है जैसे तितलियां आकाश में उड़ रही हो। इस कविता में आपकी 3 बिंबों का प्रयोग किया गया है, श्रव्य बिंब, दृश्य बिंब और स्पर्श बिंब। दृश्य बिंब वह होता है जिसमें हम किसी कविता की पंक्ति को जब पढ़ते हैं तो वह दृश्य हमारे आंखों के सामने उपस्थित हो जाता है। और श्रव्य बिंब जब हम कविता की किसी पंक्ति को पढ़ते हैं तो हमें वही आवाज सुनाई देने लगती है, तो वहाँ श्रव्य बिंब होता है। और स्पर्श बिंब जब हम जैसे किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं कि वो कठोर है, चिकनी है या मुलायम है, तो कविता में भी कई बार इस तरह की पंक्तियाँ आती है। तब जब हमें ऐसा आभास होता है कि हम किसी चीज का स्पर्श कर रहे हैं तब वहां पर स्पर्श बिंब होता है। आइए देखते हैं कौन कौन सी लाइनों में कौन कौन से बिंब है। तो देखिए दृश्य बिंब किस किस लाइन में है आप लोग लिखते जाएं। सबसे तेज बौछारे गई खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों की झुंड को पतंग ऊपर उड़ सके और बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। इन सब लाइनों में दृश्य बिंब है। श्रव्य बिंब किस किस में है? घंटी बजाते हुए जोर जोर से शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। और स्पर्श बिंब है आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। शेष कविता का भावार्थ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी इस पाठ के प्रश्नोत्तर करना स्टार्ट कर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।